उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर सीएम धामी ने मोटर बाइक से जनता से किया डोर टू डोर कैंपेन। 31 मई को होना है उपचुनाव। सीएम धामी चंपावत से लड़ रहे हैं उपचुनाव। धर्मनगरी हरिद्वार में सोमवती अमावस्या को लेकर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। उत्तराखंड के टेहरी में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में एक महिला की मौत, 2 लोग जख्मी। घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। उपचुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए चंपावत विधानसभा के बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उपचुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं। 31 मई को उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें कि चंपावत से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी चुनावी मैदान में है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। और इसी कड़ी में चंपावत विधानसभा के उपचुनाव के अंतर्गत टनकपुर बनबसा के विभिन्न क्षेत्रों में सीएम धामी, जो कि डोर टू डोर संपर्क के तहत धामी मोटर बाइक से जनता से संपर्क करते हुए नजर आए। इस बीच सीएम धामी ने लोगों से 31 मई को वोट देने की अपील की। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा चाक चौबंद की गई और साथ ही बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों को, जो लोग हैं, उनकी चेकिंग लगातार हो रही है। तो बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन इस बीच आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें जब यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि नए अंदाज में यहाँ पर नजर आए, आप देख सकते हैं दोपहिया वाहन में किस तरह से खुलेआम घूमते हुए नजर आए हैं। दरअसल ये डोर टू डोर कैंपेन चल रहा था और इस बीच यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ, अपने नेताओं के साथ यहाँ पर बाइक पर सवार होकर हर दरवाजे पर पहुंचे और इस बीच यहाँ पर जनता से आशीर्वाद मांगा। सब लोग कल ऐतिहासिक मतदान करें और चंपावत के लोग जितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका कैसे काउंट डाउन हो, कैसे उन्हें बनेगा 7 बजे और वो अपना। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। तो कृष्णा, यहाँ पर बहुत कम समय बचा हुआ है चुनाव का और इस बीच यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन लगातार चल रहा है और हर कड़ी मेहनत यहाँ पर नेताओं की ओर से लगातार हो रही है। बिल्कुल संभव। देखिए, चंपावत उपचुनाव का चुनाव प्रचार का जो है वो कल शाम 5 बजे थम चुका था, जिसके बाद से हमने देखा है कि प्रत्याशी घर घर जाके ही वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह अपने घर से लगभग 8:30 बजे निकले बनबसा के लिए, जहां पर उनका जो है चंपावत विधानसभा का उन्होंने कैंप कार्यालय बना हुआ है, वहां पर पहुंचे। उसके बाद कुछ देर तक वो कार्यकर्ताओं से और जनता से मिलने के बाद जो है अपना पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के साथ बाइक पर सवार होकर निकल जाते हैं टनकपुर के लिए, जहां पर वो अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं। जब मुख्यमंत्री से बातचीत करी गई तो उन्होंने साफ बताया कि मैं टनकपुर की गलियों में साइकिल से और मोटरसाइकिल से बचपन से ही घूमा हूं, तो मुझे इन लोगों से काफी दिनों से मिलना था, लेकिन चुनाव प्रचार के समय नहीं मिल पाया, जिस वजह से मैं इन लोगों पे मिलने नहीं आ पाया था। लेकिन आज जैसे ही समय मिला तो अपने पुराने मित्रों से मैं आज भेंट करने जा रहा हूँ उनकी दुकान में, क्योंकि काफी पतली गलियां हैं जिनमें बड़ी गाड़ियां नहीं जा पाती, तो उनमें मुझे जो है वो मोटरसाइकिल का सहारा लेना पड़ा। काफी दिनों बाद एक तरीके से आनंद जो है मुख्यमंत्री को भी जो है मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया, जिसका उत्साह देखकर जब कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को देखा कि बाइक पर सवार होकर सीएम धामी जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ जो है पीछे जो है धामी के साथ चलने लग गए। और पूरी टनकपुर की सड़कें जो है वो भाजपा कार्यकर्ताओं से और मुख्यमंत्री के समर्थकों से वो लबालब वहां पे भर चुकी थी और मुख्यमंत्रियों के जयकारों नारों के साथ जो है वो धामी के साथ आगे चल रहे थे। धामी ने डोर टू डोर जो है वो संपर्क भी अभियान भी किया है, कई घरों में वो गए हैं, उन्होंने वोट की अपील करी है, क्योंकि हम कह सकते हैं अब से महज 15 घंटे बाद जो है वो वोटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चंपावत में वोटिंग प्रक्रिया जो है वो
चल रही होगी, जिस कड़ी में आज ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह से ही कमान जो है वो संभाली है। ग्राउंड जीरो पर वो अभी तक मौजूद है, घर घर लोगों के जा रहे हैं, तमाम एक तरीके से संपर्क लोगों से कर रहे हैं और वोट की अपील मांग रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम देखें कांग्रेस प्रत्याशी की, तो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जो चुनाव प्रचार में उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता जो उतरे थे, चाहे हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, तो उन्होंने भी एक तरीके से वहां पर अपनी मौजूदगी जो है सिर्फ नाम के लिए दर्ज करवाई, ताकि कोई नेता ये ना कहे कि हरीश रावत वहां चुनाव में ना पहुंचे थे। उसके बाद से वे अब देहरादून में मौजूद एक तरीके से अपनी मौजूदगी वहां पे दर्ज करवा के आ चुके हैं और हार का सामना हमें लगता है कि उन्होंने पहले ही उनको करने में दिख गया है, क्योंकि जहां पे भी हमने देखा है कि चंपावत में जिसका भी जो क्षेत्र पड़ा है, चाहे वो कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली बात है, क्योंकि जहां पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभाएं हुई है, तो वहां पर कांग्रेस का दामन छोड़कर कई पदाधिकारियों ने जो है वो भाजपा की शपथ ली है और जो है शासन मुख्यमंत्री के सामने ही वो भाजपा में शामिल हुए हैं। तो इससे कांग्रेस जो है पहले ही एक तरीके से टूट चुकी है, जिस वजह से अब धामी के लिए राह जो है वो आसान हो चुकी है संभव। जी, और चूंकि कृष्णा यहाँ पर एक तरफ डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, लेकिन इस बीच यहाँ पर जो मतदान केंद्र 135 मतदान केंद्र, वहाँ के लिए पोलिंग पार्टियां भी अब रवाना हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए मतदान के लिए बनाए गए 135 पोलिंग पार्टी जो लगभग बूथ बनाए गए हैं, उनके लिए पोलिंग पार्टियां जो है वो लगभग 3 बजे से निकलना शुरू हो गई थी। अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, जो टनकपुर से दूर दराज एरियो में पड़ते हैं, वहां के लिए पोलिंग पार्टियां जो है वो सुबह से ही जो है पहुंचना शुरू हो गई थी, अपने अपने गणतंत्र के लिए निकलना शुरू हो गई थी। लेकिन अब की बात करें तो लगभग 50% से ज्यादा पोलिंग पार्टियां जो है वो अपने बूथ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि चुनाव आयोग के ने जो समय बताया था, उन्होंने बताया था कि आज शाम 5 बजे तक सभी जो बूथ है वो पूरे के पूरे तैयार हो जाएंगे, उन पर जो परीक्षण जो है वो कर लिया जाएगा, ताकि कल सुबह से दिक्कत ना आए। अगर हम बात हम इन्हीं की सुरक्षा व्यवस्था की करते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद करी हुई है, क्योंकि चंपावत का अधिकांश सीमांत क्षेत्र जो है वो नेपाल से लगा हुआ है, जिसका जो बॉर्डर है वो कल शाम को ही सील कर दिए गए थे, जो कल देर रात तक हम कह सकते हैं शाम 7 बजे तक नेपाल बॉर्डर जो है बंद रहेगा। तो क्योंकि एक मुख्य द्वार रहता है बनबसा और टनकपुर का, जिससे लोगों को जो है आवाजाही करनी पड़ती है भारत और नेपाल की, तो वो भी सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोलिंग पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस और भाजपा भी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ समय पहले जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो वो खटीमा से चुनाव हार गए थे। जो खटीमा की अगर हम बात करें तो उसका काफी अधिक क्षेत्र जो है वो चंपावत विधानसभा से भी लगता है। तो मुख्यमंत्री के लिए एक और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और एक तरीके से मुकाबला बढ़ जाता है, क्योंकि लगे हुए क्षेत्र से ही वो एक तरीके से कैसे वो जीत पाएंगे, जिसके लिए वो काफी दिनों से लगे हुए हैं। हालांकि संभवतः जितने भी ये एग्जिट पोल के नतीजे अभी तक आए हैं और जनता के सर्वे जितने भी हुए हैं, उसमें साफ ही मुख्यमंत्री धामी के लिए सब लोग जो है हामी भरते हुए दिख रहे हैं। अब जिसका इंतजार देखिए कल सुबह होगा, जिसके मतगणना और नतीजे जो हैं वो 3 जून को सामने आएंगे संभव। जी, चलिए कृष्णा, बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं कि बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर हरिद्वार में सोमवती अमावस्या को लेकर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। सोमवती अमावस्या पर हजारों लोगों ने यहां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान, पूजा अर्चना के साथ ही लोग दान पुण्य कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। बता दें कि सोमवती अमावस्या स्नान से पहले रविवार को जीआरपी और साथ ही आरपीएफ की टीम ने बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ रेलवे स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और साथ ही ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया। इसके साथ ही संदिग्धों से पूछताछ की गई। दरअसल सोमवती अमावस्या को लेकर गंगा स्नान को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि जीआरपी थाना प्रभारी अनुज सिंह ने बताया कि सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। स्नान को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जगह जगह पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई। और आपको बता दें कि सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और साथ ही 39 सेक्टर में बांटा गया, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया और हरिद्वार की ओर जाने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक प्लान है उसको लागू किया गया है। जब भी कोई भी अमावस्या सोमयुक्ता हो जाएगी, अर्थात सोमवार के दिन अमावस्या पड़ेगी, उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। हर अमावस्या बड़ी पुण्यदायी है, स्नान के लिए बड़ी पुण्यदायी है, पितृ कार्य के लिए बड़ी उत्तम बताई गई है। पर सोमयुता अर्थात तो सोमवती अमावस्या के दिन जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है, उसके पितरों को अनंत काल के लिए तृप्ति प्रदान होती है। वो बड़े आनंद में रहते हैं और व्यक्ति को आशीर्वाद ऐसा देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कमी नहीं रह जाती। विशेष बात यह है कि ये ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का विशेष पुण्यदायी है। इस दिन शनिदेव की जयंती अर्थात उनका जन्मदिन भी पड़ रहा है। तो जिन लोगों को शनि पीड़ा है, केवल गंगा स्नान करके दान करने मात्र से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे।
जिन लोगों को जिन स्त्रियों को अपने पति की मंगल कामना, उनकी आयु अच्छी हो और घर में प्रेम भाव बना रहे पति पत्नी के बीच गृहस्थ धर्म के लिए, तो वो आज के दिन वट की पूजा भी करते हैं। इसलिए वट सावित्री का व्रत भी आज किया जाएगा और महिलाएं उससे अपने परिवार के अंदर आनंद की पूर्ति करेंगी, आशीर्वाद लेके उनका। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान का विशेष महत्व है और दान का विशेष महत्व है। उत्तराखंड के टेहरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टेहरी NH 58 पर एक कार देवप्रयाग से आगे एक होटल के पास सड़क से करीब 15 मीटर नीचे पलट गई, जिसमें पति, पत्नी और एक बेटा सवार थे। कार में सवार पूरा परिवार चमोली से सुबह 4 बजे चलकर देहरादून अपने गृह प्रवेश में जा रहे थे और तभी ये हादसा हुआ। इस हादसे में कार में सवार पति और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं शव की पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शवों को भेजा गया है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे उत्तराखंड के ही, जहां उत्तराखंड में उपचुनाव 31 मई को होना है और जिसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और इसी क्रम में चंपावत विधानसभा में उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए चंपावत विधानसभा के बॉर्डर पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई। पुलिस और SSP के जवानों ने दूसरे विधानसभा के बाहर से आने वाले वाहनों की सघन तलाशी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चंपावत विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए जनपद से लगे बॉर्डर पर वाहनों की सघन तलाशी हो रही है, ताकि वाहनों में चुनाव को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब, हथियार और फिर चुनाव प्रचार सामग्री अवैध रूप से न ले जा सके। वहीं आपको बता दें कि चंपावत से लगी नेपाल सीमा से आने जाने वाले मार्गों को भी 31 मई को होने वाले मतदान को देखते हुए सील कर दिया गया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के मानक को ध्यान में रखते हुए जहां जो सुरक्षा व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जो फोर्स लगानी चाहिए, वो डिप्लॉय की गई है। जितने वल्नरेबल बूथ है उसमें हमने पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया है। क्रिटिकल में हमने PAC के 2 आर्म्ड जवान भेजे हैं। इसके अलावा जो पैदल बूथ है, जिसकी आज जो पार्टियां निकल चुकी है, जो 16 पार्टियां आज जो पैदल वाली की, उसमें भी हमने स्पेशली 2 आर्म्ड पुलिस के जवान उसमें उनके साथ में भेजे हैं। साथ ही साथ में जो अन्य जो भी सिंपल बूथ है उसमें भी एटलीस्ट कम से कम एक पुलिस का जवान के साथ साथ एक होमगार्ड वहाँ पर रहेंगे। तो सिक्योरिटी का प्रॉपर फुल प्रूफ हमने व्यवस्था रखी है, जिसमें साथ साथ जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर है, जोनल पुलिस ऑफिसर है, वो लगातार राउंड पे रहेंगे। बॉर्डर है वो हमने लगभग अब सील कर दिए हैं। तो सब कुछ अच्छी तरह से स्मूथ, मुझे लगता है कि अच्छे फोर्स का व्यवस्था है, स्मूथ रहना चाहिए। और मैं लोगों से अपील भी करूँगा कि वो शांतिपूर्ण मतदान रहेगा, तो अपने घरों से निकले। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह रावत ने भू कानून की मांग को लेकर पटेल नगर में BSNL के टावर पर वो चढ़ गए और साथ ही वो लगातार ऊपर से पर्चे फेंक रहे थे। उनके टावर पर चढ़ने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि सुबह सुरेंद्र रावत यहां पहुंचे और चकमा देकर टावर पर चढ़ गए। करीब 70 से 80 मीटर की ऊंचाई पर वो चढ़े हुए हैं। और आपको बता दें कि BSNL के कर्मचारियों का कहना है कि गेट बंद रहता है, लेकिन ये सुरेंद्र रावत गेट की फांद करके, जो गेट है उस गेट को फांद गए और यहाँ पर पहुँच गए, टावर पर चढ़ गए। और स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उनको टावर से उतारने को कहा, लेकिन सुरेंद्र रावत, पुलिस फोर्स, अग्निशमन दल की गाड़ी और एम्बुलेंस को यहाँ लगाया गया। वहीं सुरेंद्र रावत लगातार फोन पर अपने साथियों से बात कर रहे हैं और भू कानून संबंधी की मांग भी लगातार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह रावत पुलिस फोर्स के साथ वहां पर मौजूद रहे। यहाँ पे सुरेंद्र सिंह रावत नाम के एक व्यक्ति जो है वो भू कानून की मांग को लेकर यहाँ पर टावर पर चढ़ गए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। और उनकी मांग जब तक उनकी मांग नहीं मानेंगे तब तक वो टावर से नहीं उतरेंगे। इस संबंध में हम लोग यहाँ पे पुलिस के पूरी फोर्स के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और हम लोग यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनको ये नीचे उतर जाए और इनकी जो भी बात है, हम इनको आश्वासन दिया है कि इनकी जो भी बात है इसको सक्षम स्तर पर पहुँचा दिया जाएगा। इसी के साथ उत्तराखंड के गंगोत्री राजमार्ग पर कोपांग के पास यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।
वाहन में चालक समेत 15 लोग सवार थे यहां पर, और जिनमें से आपको बता दें कि तीर्थ यात्रियों की मौके पर मौत हो गई है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया और साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज स्थित है। भारत चीन बॉर्डर और चारधाम यात्रा का मुख्य मददगार मेडिकल कॉलेज है। साथ ही गढ़वाल क्षेत्र के पहाड़ी जिलों के लिए ये लाइफलाइन के लिए तौर पर जाना जाता है, लेकिन यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की अस्पताल में कमी है और जिसके चलते मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर करना पड़ता है। कॉलेज में 34 प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं और जिसमें 18 पद भरे हुए हैं, जबकि 16 पद पूरी तरह से खाली हैं। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य CMS रावत का कहना है कि 8 नए स्थानीय प्रोफेसरों को नई नियुक्ति की गई और आगे भी नियुक्तियां जारी रहेंगी और जितने भी विभागों में पद खाली चल रहे हैं उनके बारे में चिकित्सा शिक्षा विभाग को जानकारी दी गई है। कोशिश रहेगी कि खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। स्टाफ में क्योंकि जो है हमारे पास चाहे फैकल्टी हो, चाहे हमारे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे हमारे पैरामेडिकल हो, चाहे हमारे जो है क्लास वार्ड बाई वार्ड हैं, इनमें कमी तो है, ठीक है, लेकिन कमियां जो है काफ़ी हद तक जो है हमारी फैकल्टी में जो है पूर्ण हो गई हैं और कुछ हो रही हैं। जैसे कि जो है अभी हमारे पास जो है करीब जो है 40% फैकल्टी की शॉर्टेज थी, लेकिन अभी हमारे DPC के माध्यम से हमें सूचना मिली है कि हमारे पास 8 प्रोफेसर आ रहे हैं और इससे हमें ये सुविधा मिली क्योंकि हमारे पास जो है इस समय बैच हमारा 100 MBBS बैच से जो है 150 का हो गया है, प्लस हमारे PG 4 से 42 हो गए हैं। इसके अलावा हमारे अभी 6 डिपार्टमेंट में इस साल से PG शुरू होने की उम्मीद है, 3 वर्षीय। इसके लिए हमने मेडिसिन में, सर्जरी में, ऑर्थोपेडिक्स में, ENT में, पीडियाट्रिक्स में और एनेस्थीसिया में जो है इसका इंस्पेक्शन करा रखा है, जिसमें 4 में इंस्पेक्शन हो गया, 2 में इंस्पेक्शन बाकी है। उम्मीद है कि हमें कम से कम 15 से 20 सीटें और मिलेंगी, तो ये करीब 60 के आसपास संख्या पहुंच जाएगी। इसलिए आज हमें फैकल्टी की बहुत आवश्यकता है, तो वो हमारी जो इस समय DPC के माध्यम से हमें जो इस समय 8 फैकल्टी, 8 प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर वो हमें मिल गए हैं। चलिए बढ़ता है कि जहां पर रामनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झूला पुल के पास 17 वर्षीय युवक अपने 3 दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था और डूब गया। बताया जा रहा है कि युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने के लिए यहां पर गर्जिया मंदिर घूमने गए थे। इस बीच गर्जिया मंदिर के पास स्थित झूला पुल के पास युवक अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ नदी में नहा रहा था और नहाते समय डूब गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, SDRF को टीम को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और साथ ही SDRF ने मामले को दर्ज किया। वहीं SDRF ने नदी में डूबे युवक को खोजने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके बाद युवक का शव रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाल लिया गया। वहीं युवक की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। कल हमें सूचना मिली थी कंट्रोल रूम नैनीताल से कि तिलकिया का एक लड़का यहाँ बर्थडे मनाने आए थे लड़के लोग, तो यहाँ पर बर्थडे मनाने के बाद वो लोग नहा रहे थे, एक बच्चा डूब गया। इस सूचना पर हम लोग नैनीताल से तुरंत रामनगर के लिए रवाना हुए। शाम को अंधेरा अधिक होने के कारण हमने रेस्क्यू कार्य हो गया। आज सुबह 7 बजे प्रातः रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया और हम लोगों ने जैसे रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया तो हमारे साथी कांस्टेबल चंदन रौतेला द्वारा नीचे डाइविंग कर उसे तुरंत बॉडी को रिकवर कर साथ ही जिला पुलिस कर्मचारी। लालकुआं के थाने क्षेत्र में पुलिस और वकील के बीच झड़प हो गई है। बताया जा रहा है कि थाने क्षेत्र के घोड़ा नाला में जमीनी विवाद हुआ और इस बीच यहां पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस जांच के दौरान उप निरीक्षक मनोज चौधरी और वकील SD जोशी के बीच यहां पर झड़प हो गई। वहीं लालकुआं पुलिस के उप निरीक्षक मनोज चौधरी और पुलिसकर्मियों की तरफ से की गई पिटाई से वकील SD जोशी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और साथ ही पुलिस ने वकील SD जोशी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में वकील के समर्थन में ग्रामीण थाने में पहुंचे और थाने में हंगामा करने लगे और साथ ही ग्रामीण वकील को छोड़ने की यहां पर मांग लगातार ये ग्रामीण करते रहे। फिलहाल मामले की जांच आगे चल रही है। हरिद्वार के बहादुराबाद में पूर्व विधायक सुरेश राठौर के फार्म हाउस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत के लिए चल रहे 7 दिवसीय यज्ञ का समापन हुआ।
आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की तरफ से अपने फार्म हाउस पर एक 7 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया और जिसमें पूर्ण आहुति के साथ यज्ञ का समापन किया गया। ये यज्ञ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनाव में विजय दिलाने के लिए किया जा रहा है। पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने जानकारी दी और बताया कि देश के यशस्वी पीएम मोदी की तरफ से उत्तराखंड राज्य में पुष्कर सिंह धामी को दूसरी बार युवा मुख्यमंत्री के रूप में मौका दिया। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जिसमें हमारी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उन्हें भारी बहुमत के साथ विजय मिले। और पूर्व विधायक ने कहा कि उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निश्चित रूप से भारी मतों से विजय जरूर दिलाएगी। माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय संगठन ने उनको पुनः मुख्यमंत्री बनाकर एक नया संदेश दिया है। आज वो उपचुनाव में हैं और 30 तारीख को चुनाव में वोट पड़ेंगे, 3 तारीख को गिनती होगी। हमारी प्रार्थना इस पर से है कि वो भारी मतों से जीत कर आकर उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से जो काम उन्होंने प्रारंभ किए हैं उन कामों को आगे बढ़ाएं। हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी मातृशक्ति बहनें, सब लोग इकट्ठा होकर ये पिछले 7 दिन से यज्ञ चल रहा था, उनके लिए प्रार्थना हम कर रहे हैं कि वो भारी मतों से विजयी होकर आएँ और इसी कामना के साथ कि वो उत्तराखंड का विकास करेंगे, नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जो हमारी योजनाएँ हैं उत्तराखंड को लेकर, विकसित हमारा राज्य बने और समग्र विकास की तरफ चलें। आज देखा आपने 4 धामों की यात्रा में कितना अपार जनसमूह उमड़ रहा है। आज हमारे जो बड़े भाई हैं जो ज्वालापुर से पहले विधायक थे और इस बार 2022 में चुनाव भी लड़े, हमारे रविदास आचार्य भी हैं, सुरेश राठौर जी, उनके जो आवास है उनके आवास पर एक यज्ञ का आयोजन उनके द्वारा किया गया है जिसमें मैं भी प्रतिभाग किया है। उसमें उन्होंने यही यज्ञ का एक मुख्य कारण था कि जो हमारे यशस्वी और हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं वो बहुत भारी मतों से जीत तो रहे हैं लेकिन एक बहुत और भारी मतों से जीत उनकी हासिल हो, उसी के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया है। क्या लगता है बिल्कुल रिकॉर्ड बना पाएंगे। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही रिकॉर्ड बना दिया कि एक मिथक था, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस बार जो देखो आप भाजपा है तो तोड़ ही दिया है मिथक। तो बहुत भारी मतों से वो विजय होंगे और हम सब लोग जो भगवान को और एक आस्तिक आदमी है उसी के उपलक्ष्य में इसलिए हमारे बड़े भाई सुरेश राठौर जी ने यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें सभी लोग आ रहे हैं। और चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर बैरागी कैंप स्थित ब्राह्मण शिरोमणि भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और जानकारी देते हुए महंत संजय दास महाराज ने बताया कि शनिवार से आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से ब्राह्मण समाज के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। महंत संजय दास महाराज ने बताया कि श्री महंत ज्ञानदास महाराज की अध्यक्षता में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई गणमान्य लोग यहां पर सम्मिलित होंगे। आपको बता दें कि 3 दिन चलने वाले कार्यक्रम के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों सहित संत सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। आदरणीय पवन जी को धन्यवाद देना चाहेंगे जो यहाँ शेखुपुरा बैरागी कैंप में इतना बड़ा परशुराम धर्मशाला जो इन्होंने और इनके जो सहयोगी गण हैं इन लोगों ने जो भी इस तरह से निर्माण कार्य किया है भक्तों के लिए, जनमानस के लिए, पिलग्रिम्स के लिए, यह धन्यवाद के पात्र हैं। और इसमें पूज्य रामदास जी का विशेष योगदान है, विशेष महत्व है। और पूज्य गुरुदेव जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष 2010 महाकुंभ में थे, आज वह 2010 के बाद आज पधारे हैं। और शाम के टाइम में रविंदर पुरी जी भी आ रहे हैं। पौड़ी जिले के लांसडाउन विधानसभा के राजीव गांधी आवासीय विद्यालय बंद किए जाने के आदेश का अभिभावकों ने विरोध किया। वहीं आवासीय विद्यालयों को बंद करने के आदेश पर छात्र और अभिभावकों ने स्कूल को बंद न किए जाने का अनुरोध किया। स्कूल बंद किए जाने के आदेश से आक्रोशित जनता ने विधायक के सम्मुख अपना विरोध व्यक्त किया। आपको बता दें कि सरकार के आदेश के अनुसार उत्तराखंड में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय बंद करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद आवासीय विद्यालय को बंद किया गया और जिस पर अभिभावकों ने विरोध जताया। पौड़ी के ऐतिहासिक कंडोलिया मैदान में राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबले में एसएसपी सिलीगुड़ी बंगाल और साथ ही केरला पुलिस त्रिवेंद्रम के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जहां पर पहले हाफ में दोनों ही टीम एक दूसरे पर गोल नहीं कर पाई। वहीं आपको बता दें कि दूसरे हाफ की शुरुआत में ही एसएसपी सिलीगुड़ी ने 1-0 से बढ़त बना ली, तो वहीं मैच के निर्णायक पलों के में केरला पुलिस ने एक गोल दागे और मैच को बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया।
तो वहीं पेनल्टी शूटआउट के दौरान भी दोनों ही टीमों में कड़ी टक्कर देखने को मिली और जहां पर पेनल्टी शूटआउट के सडन डेथ के जरिए एसएसबी सिलीगुड़ी बंगाल की टीम ने जीत हासिल की। अबू धाबी की विजेता टीम एसएसबी सिलीगुड़ी बंगाल को ट्रॉफी के साथ 1,25,000 रुपए के पुरस्कार यहां पर दिए गए। तो वहीं उप विजेता टीम केरला पुलिस त्रिवेंद्रम को ट्रॉफी के साथ 50,000 रुपए दिए गए। फाइनल मैच के पुरस्कार वितरण के दौरान बतौर मुख्य अतिथि पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी यहां पर मौजूद रहे और अबू धाबी की बतौर विशिष्ट अतिथि पौड़ी कोतवाल विनोद गुसाई भी यहां पर शामिल हुए। खंड में पौड़ी नगर और पौड़ी नगर पालिका एक ऐसा शहर है जहाँ की नगर पालिका द्वारा राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और फुटबॉल जो है एक बहुत पुराना खेल पौड़ी का रहा है, जहाँ इस फील्ड से जो है तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे गए हैं। तो ग्रीष्मोत्सव में हम लोग ये प्रतियोगिता करते हैं और इसमें 15 टीमें भाग ली, जैसे आपको पता ही है, सारे स्टेटों के इसमें खिलाड़ी थे। और जो अब गर्मियों का सीजन है तो इसमें हमारे बाहर से भी पर्यटक आते हैं। तो एक तमाम सांस्कृतिक गतिविधियाँ, राजनीतिक गतिविधियाँ भी कहिए या आर्थिक गतिविधियाँ कहिए, तमाम इस चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। तो इसका मकसद ये है कि लोग जो फुटबॉल के दीवाने हैं उनके लिए विशेष रूप से टूर्नामेंट किया जाता है। बहुत अच्छा मैच रहा, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला। अंततः फुटबॉल की जीत हुई है और तमाम दर्शक भी ये चाहते थे कि लंबे टाइम तक ये मैच चले। आप देख रहे हैं कि 10 दिवसीय कुल मिला के आयोजन किया गया और आज दर्शक जो हमारे हैं, दर्शक हैं, नागरिक हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि अब कल से हम क्या करेंगे। तो एक प्रतिस्पर्धा की दौड़ में जो है जो टीम जीती उसने अच्छा खेला निश्चित रूप से, लेकिन फुटबॉल अंततः जीता। ये बड़ी अच्छी शुरुआत है माननीय हमारी नगर अध्यक्ष बीनाम जी के द्वारा। उन्होंने यहाँ पर जो ग्रीष्मोत्सव है उस ग्रीष्मोत्सव में उन्होंने जो फुटबॉल टूर्नामेंट किया है वो राष्ट्रीय स्तर का है और राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर जब भी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं जो अभी देख रहे हैं, एक रोल मॉडल की तरह उसको देखेंगे। ये बहुत सुंदर शुरुआत है हमारे इस क्षेत्र के बच्चों के लिए, हमारे पौड़ी के बच्चों के लिए, पौड़ी के जो लड़कियां हैं उनके लिए। ये एक नर्सरी के तौर पर इसको मैं लहलाते हुए देखना चाहती हूँ, फुटबॉल की नर्सरी की तौर। खुद अपनी बात करूँ तो मैं करीब 40 साल के बाद कोई मैच और कुछ ऐसा हुआ है पौड़ी में आयोजन कि ये मुझे यहाँ खींच के लाया है। पहले कभी जब यहाँ पे स्थानीय आप देख रहे हैं सुदर्शन